Good morning, Sarvodaya Namaskar, dear. Hello, everybody. Sarvodaya Namaskar. Once again, I'm here. In today's class, I'm going to teach you the last lesson from your textbook, that is poetry section. From the poetry section, it is the last lesson, that is माथा. आपके टेक्स्ट बुक के पोएट्री सेक्शन से लास्ट नंबर पोएट है, 8वां नंबर पोएम है जो है माथा. आज इस माथा नामक पोएट्री को पढ़ेंगे और फिर आपका पोएट्री सेक्शन विल बी फिनिश्ड. ओके, चलिए. तो माथा जो पढ़ेंगे हम, एक्चुअली में ये माथा नाम का जो पोएट्री आप यहाँ बोर्ड पे देख पा रहे हैं, ये टाइटल है. सॉरी, क्या है ये? टाइटल ऑफ द लेसन. और टाइटल लेसन का मतलब है कि उस टाइटल का उस लेसन से कोई ना कोई रिलेशन होता ही, कोई ना कोई रिलेशन होता है. जैसे कोई मूवी होती है और उस मूवी का कोई नेम होता है और उस नेम से कुछ ना कुछ रिलेशन उस मूवी का होता है, वैसे ही. तो बताना पड़ेगा हमें कि एक्चुअली में माथा इस लेसन का नाम ही क्यों दिया. तो मैं बता दूं माय डियर, इसका कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है. माथा का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता है. एक्चुअली ये कोई नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है. ठीक है, ये माथा किसी व्यक्ति का नाम है और ये व्यक्ति है कौन? इट इज अ कैरेक्टर ऑफ द लेसन. कैरेक्टर ऑफ द लेसन. मार्था नाम की एक लड़की होती है. शी यूज्ड टू नैरेट स्टोरी एमंग और इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रंस. मार्था नाम की एक लड़की हुआ करती थी जो स्टोरी सुनाने का काम करती थी. कब? जब राइटर वाल्टर डेला मेयर, जब वाल्टर डेला मेयर साहब अपने चाइल्डहुड में थे, अपने बचपन में थे, तो बचपन में ये राइटर साहब मार्था से स्टोरी सुनने जाया करते थे. बात समझ रहे हैं? अब जब ये बड़े हो गए हैं, वाल्टर डेला साहब जब बड़े हो गए हैं, तब इन्होंने एक पोएट के रूप में जब उन्होंने कविता लिखना शुरू किया, पोम लिखना शुरू किया, तब उन्होंने इस मार्था नाम के कैरेक्टर से रिलेटेड पोएम लिख दिया. और इस पोएम में उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मार्था जब कहानी सुनाया करती थी तो उनको कैसा फीलिंग आता था. समझ रहे हैं? मार्था जब बचपन में राइटर साहब को अपनी स्टोरी क्रिएट करती थी, अपनी स्टोरी एक्सप्लेन करती थी, तब ये राइटर साहब वाल्टर डेला मेयर साहब को कैसा फीलिंग आता था, ये फीलिंग इस पोएम के सहारे वो हमें पढ़ाएं. वो बताते हैं कि जब मार्था नाम की लड़की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती थी, तो उसके स्टोरी सुनाने के तरीके जो होते थे, उसके स्टोरी सुनाने की जो बॉडी लैंग्वेज होते थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव हुआ करता था. बहुत अट्रैक्टिव. उसके बोलने का तरीका, उसके देखने का तरीका, उसके बैठने का तरीका और उसके जो सारा साइंटिफिक रीजन थे, उस रीजन से राइटर को स्टोरी पहले ही पता चल जाता था. मतलब होता है ना, कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से आदमी को देख के पता कर लेते हैं कि अब क्या बोलने वाला है. बॉडी लैंग्वेज से हम जान जाते हैं कि चेहरे के एक्सप्रेशन से जान जाते हैं कि सामने वाला इंसान बहुत गुस्सा हो गया या सामने वाला इंसान बहुत खुशी हो गया. वैसे ही वाल्टर डेला मेयर साहब मार्था की बॉडी के एक्सप्रेशन से पकड़ लेते थे कि वो आगे कौन सी स्टोरी सुनाने वाली है. आप समझ रहे हैं? हाँ, नहीं समझ रहे? चलिए लेसन में चलेंगे. उसके पहले राइटर इंट्रोडक्शन है, वाल्टर डेला मेयर साहब का इंट्रोडक्शन है. जो इंट्रोडक्शन में बताते चलो, बताया गया है वाल्टर डेला मेयर was a modern poet and was born in 1873 and had passed away in 1956. Clear? He was quite different from the other poets of his age. बताया जाता है कि वाल्टर डेला मेयर साहब का जन्म 1873 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1956 में हो गया. और वो एक आधुनिक इंडिया के आधुनिक पोएट थे, लेकिन उन सब पोएट से अलग जो उनकी एज में थे. उनके मतलब मेरे एज के जितने भी शिक्षक हैं, समझ रहे हैं ना, मेरे एज के जितने भी टीचर्स हैं, वैसे ही वाल्टर डेला मेयर साहब के एज के जितने भी पोएट थे, उन सब से वाल्टर डेला मेयर साहब
डिफरेंट थे। क्यों डिफरेंट उनको बताया गया मैं बताता हूँ। He is unlike other modern poets such as T.S. Eliot who discuss problems related to society and industrialization। अब बताया जा रहा है कि वो मॉडर्न समाज में तो रहते थे लेकिन उन सब बातों को नापसंद करते थे जो सोसाइटी और इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड हुआ करता था। इनके अपोजिट इन्हीं के एज का ये साहब है T.S. Eliot साहब इज ऑल्सो अ पोएट, ऑल्सो अ राइटर। वो इन्हीं की एज का है लेकिन ये कुछ और लिखा करते थे और इनकी सोच कुछ और हुआ करती थी। ये अपने पोएट्री सेक्शन में, ये अपने एसे में समाज से रिलेटेड और औद्योगिकरण से रिलेटेड समस्याओं को रीडर के सामने रखते थे। हमारा सामाजिक बुराइयां आप जानते हैं, सामाजिक बुराइयों को लोग के आगे रखते थे। ये T.S. Eliot साहब का था। वाल्टर डेलामेयर इज altogether different from them। अब बताया जा रहा है कि ये जो साहब वाल्टर डेलामेयर साहब ये T.S. Eliot से बिल्कुल अलग थे मतलब उनकी सोच अलग थी। ये कुछ और सोचते थे, ये कुछ और सोचते थे। देखिए like a conjurer he creates an atmosphere of mystery where experience is like a dream, like a reality। Among his poems The Listeners and The Scarecrow and Arabia are worth mentioning। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वाल्टर डेलामेयर साहब की जो रचना हुआ करती थी उस रचना को पढ़कर ऐसा लगता था कि वो एक जादूगर के समान, वो कौन वाल्टर डेलामेयर साहब एक जादूगर के समान रीडर के सामने अपनी बात को रखते हैं और रीडर उनकी बात को सुनकर या पढ़कर एकदम शॉक्ड हो जाता है। कैसे? जैसे आप अगर कोई जादू देखने गए होंगे या देखे होंगे तो जादूगर की जादू को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि एक पेन से कबूतर कैसे बना देता है, एक रुमाल से मुर्गा कैसे बना देता है, आश्चर्य हो जाता है। वैसे ही ये वाल्टर डेलामेयर साहब एक जादूगर के समान थे जो अपने आसपास एक अजीब तरह की एटमॉस्फेयर, अजीब तरह की मिस्ट्री उत्पन्न करते थे विद द एक्सपीरियंस ऑफ हिज ओन लाइफ। उनके खुद की लाइफ से, उनकी खुद की एक्सपीरियंस से जब उनके द्वारा लिखे गए कविता को ये सब हम पढ़ते थे तो ऐसा लगता है कि वो सपन है लेकिन वास्तविकता होती थी। उसकी रचना को पढ़कर ऐसा लगता था कि हम सपन में देख रहे हैं लेकिन वास्तविकता ये होती थी कि वो जो हम पढ़ रहे हैं वो रियलिटी है। अब उन्होंने जितने भी पोएम्स अपने जीवन में लिखे हैं उनमें से कुछ फेमस पोएम का नाम लिखा है द लिसनर, स्केयरक्रो और अरेबिया। ये अलग अलग 3 रचनाएं हैं वाल्टर डेलामेयर साहब का जो वर्ल्ड फेमस हुई है। इसमें आपको ये बात नहीं पढ़ना, इसके बाद आप लाइन बाय लाइन आपको पोएम पढ़ना है। ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन सर आ गया आपके बोर्ड पे, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफली। ये लेसन से रिलेटेड है लेकिन पर्टिकुलर लेसन से रिलेटेड नहीं, ये क्वेश्चन आपके फीलिंग को जानना चाहता है। क्वेश्चन बता रहा है हैव यू रीड एनी फेयरी टेल? क्या आपने कभी कोई परियों की कहानी सुना है? सुने हैं तो बोलेंगे यस, नहीं सुना है तो बोलेंगे नो। ओके, द सेकंड वन, डू यू फाइंड इट्स इवेंट्स एज रियल एज इन लाइफ? अगर आपने परियों वाली कोई कहानी सुनी है तो क्या वास्तविक जीवन से, रियल के जीवन से और परी के जीवन से कभी कोई मेल हुआ है? अगर हुआ है तो आंसर बताना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो नो बताना पड़ेगा। डैट इज हैव एनी लॉजिक सीक्वेंस ऑफ इवेंट? बताया जा रहा है कि परियों से रिलेटेड जो आप कहानी सुनते हैं उसमें कोई लॉजिकल सेंस होता है, लॉजिकल लगा पाते हैं कि वाकई में परियां होती है, चांदनी रात में आकाश से उतरती हैं, छोटे बच्चों को गिफ्ट देती है, ऐसा क्या हो पाता है? इट्स ओनली क्या होता है उसको, प्रोज, बनावटी कहानियाँ, राइट। चलिए, बनावटी कहानियाँ जो भी हो, वैसे जनरली तौर पर बोले तो कहानियाँ बनावटी ही होती हैं। लेसन को शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बोर्ड पे मार्था, क्या लिखा हुआ है? मार्था। वंस अपॉन अ टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन। वंस अपॉन अ टाइम, ओवर एंड ओवर अगेन। बताया जा रहा है कि किसी समय की बात थी या एक बार की बात थी। वंस मतलब किसी समय की बात थी या एक बार की बात थी। ओवर एंड
ओवर अगेन, मतलब किसी काम को जब कंटिन्यूअस करते हैं तब उसको बोलते हैं ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब एक बार की बात थी कि लगातार या बार बार, लगातार या बार बार कह सकते हैं। क्या कहेंगे? लेसन को पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा क्या कहेंगे। मार्था वुड टेल अस हर स्टोरी इन द हेजल ग्लेन। अब आपको नजर आया, बताया जा रहा है कि वंस अपॉन अ टाइम ओवर एंड ओवर अगेन मार्था वुड टेल अस हर स्टोरी इन द हेजल ग्लेन। मतलब एक बार की बात थी या किसी समय की बात थी, बार बार या लगातार मार्था के द्वारा हमें स्टोरी सुनाया जाता था। कहाँ? इन द हेजल ग्लेन। अब बोलेंगे हेजल ग्लेन क्या होता है? हेजल ग्लेन इज अ प्लेस इन हिली एरिया। पहाड़ी एरिया होती है हेजल ग्लेन, जहाँ दूर दूर तक पहाड़ फैले होते हैं। और जब हम यहाँ से बैठकर उस पहाड़ के उस तरफ तक देखते हैं तो धुंधला धुंधला नजर आता है, फॉगी फॉगी धुआं जैसा नजर आता है। कुछ आगे वाले पार्ट हरे हरे दिखते हैं और जैसे जैसे दूर हमारी नजर जाती है वैसे वैसे धुआं धुआं धुंधला दिखता है। और उसी एरिया को बोलते हैं हेजल ग्लेन। मतलब मार्था नामक जो कैरेक्टर थी वो हेजल ग्लेन नामक जगह पर बैठकर वो रोज दिन और बार बार स्टोरी सुनाया करती थी। किसको? राइटर को, जब वो बच्चा थे। Here, hers were those clear grey eyes you watch and story seems told by their beautifulness tranquil as a dream। अब बताया जा रहा है कि उसकी जो आंखें थी वो क्लियर ग्रे आई थी। क्लियर ग्रे आई मतलब स्लेटी कलर होता है। स्लेटी कलर समझते हैं? बचपन में आप लोगों ने स्लेट पे अगर पढ़ा होगा, पता नहीं, लेकिन हमने स्लेट पे पढ़ा था। स्लेट होता है ना जिसपे चौक से लिखते हैं, पेंसिल से, वाइट वाला खल्ली से लिखते हैं, वो स्लेटी होता है। और उसी कलर के लाइट, वो थोड़ा डार्क होता ज़्यादा, लेकिन लाइट कलर में जो स्लेटी कलर होता है, उस स्लेटी कलर की उसकी आंखें थी। किसकी? मार्था की। स्लेटी कलर की जो आंखें थी, उस आंखों पर जब राइटर देखा करते थे तो उनकी आंखें बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि ऐसा लगता था कि उनकी आंखें ही स्टोरी सुना रही, वो स्टोरी नहीं सुना रही, उनकी आंखें ही राइटर साहब को स्टोरी सुना रही। मतलब ये राइटर साहब कहना चाह रहे हैं कि मार्था की जो आंखें थी वो बहुत खूबसूरत थी। बात समझ रहे हैं? और यहाँ बताया जा रहा है कि उनकी द्वारा, मार्था के द्वारा जो स्टोरी सुनाया जाता था, दे टोल्ड अस बाय देयर ब्यूटीफुलनेस। मतलब उनकी आंखों की जो खूबसूरती हुआ करती थी, आंखों की खूबसूरती, उसी के द्वारा उनको एक कहानी सुनाया जाता था। और उस कहानी को सुनकर ऐसा लगता था कि हम सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं। ऐसा अनुभव राइटर होता था। बात समझ रहे हैं? कभी कभी हम बैठे बैठे ऐसे करके सपनों में गुम हो जाते हैं, सपनों में गुम हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं ना? वैसे ही राइटर कह रहे हैं कि उनकी आंखों पर जब राइटर की नज़र जाती थी तो वो आंखों में से देखकर ही उनकी सारी स्टोरी को समझ पाते थे। और उनको ऐसा लगता था कि वो सपनों की दुनिया में तैर रहे, अपने पंखों को फैलाकर तैर रहे। कौन? वाल्टर डेला मे। अब चलते हैं सेकंड स्टैंजा में, कहते हैं क्या राइटर कहना चाहते हैं। लेंथी टेल तक हो गया। अब यहाँ पाते हैं, she would sit with her two slaves hand, she would sit with her two slaves hand clasped round her bended knees while we on our elbow rolled and stared at ease। अब इस स्टैंजा में वाल्टर डेलामेयर साहब कहते हैं कि मार्था जब स्टोरी सुनाया करती थी तो अपनी दोनों पतली पतली बाजुओं के सहारे अपने दोनों पैर को ऐसे करके फोल्ड कर लेती थी। फोल्ड कर ले मतलब मैं कैसे बताऊं, मोबाइल थोड़ा ऊपर है, अगर ज़मीन में होता तो मैं ज़मीन में बैठकर आपको प्रैक्टिकली दिखा पाता कि वो कैसे बैठती थी। ये समझ लीजिए, ये इंसान बैठा है, ये इंसान है और ये दो घुटने हैं इसके, ये वाले जो दो घुटने हैं, और ये हाथों से यूं करके बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? यूं करके बैठा हुआ है, मतलब अपनी दोनों हाथ से घुटना मोड़कर जब हम ज़मीन पर बैठते हैं, घुटना मोड़कर जब हम ज़मीन पर बैठते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने ऐसे दोनों घुटना को पकड़ लेते हैं, दैट इज़ द फीलिंग दैट द राइटर वाज वांट टू टेल अस। वो कहते हैं कि वो अपनी दोनों पतले पतले हाथों से अपने
अपने वेंटेड नीज को चारों तरफ से ऐसे करके पकड़ लेती थी और स्टोरी सुनाया करती थी। और उसके सामने जो बच्चे होते थे स्टोरी सुनने वाले, ये भी जो है वो बच्चे हैं जो स्टोरी सुना करते थे। ये बच्चे बताते हैं कि जब मार्था स्टोरी सुनाती थी ऐसे करके, तो बच्चे इतने मगन हो जाते थे उस स्टोरी को सुनने में कि वो अपने दोनों बाहुओं को, ये होता है क्यों नहीं, इनको बोलते हैं, इसको जमीन में ऐसे करा के और ऐसे करके स्टोरी सुना करते थे। प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ, जैसा आप लोग भी होते हैं ना, बिस्तर पर पेट के बल सो जाते हैं, पेट के बल सो जाते हैं और ऐसे करके टीवी वगैरह देखते रहते हैं, वैसे ही ये बच्चे मार्था को उस हेजल ग्लेन में स्टोरी सुना करती थी। यहाँ बताते हैं आपको, सॉरी ये वाला बात छूट गया, जब अपने ईगो को रोल्ड करके जमीन में ऐसे करके स्टोरी सुना करते थे बच्चे, तो कहते हैं कि उनकी स्टोरी को सुनकर बहुत आसानी महसूस होती थी, बहुत ईजी महसूस होती थी, बस बहुत मजा आता था बच्चों को स्टोरी सुनने। अब यहाँ बता रहे हैं कि हर वॉइस ऑन हर नैरो चीन हर ग्रेट स्मॉल लवली हेड। अब बताया जा रहा है कि उसकी जो आवाज़ होती थी, किसकी, मार्था की जो आवाज़ होती थी, और मार्था की जो नैरो चीन होती थी, मतलब चीन मतलब ये वाला पार्ट, टुड्डी जिसको कहते हैं, ये पतली पतली टुड्डी और उसकी मीठी मीठी पतली पतली आवाज़ जो जमीन में दबे हुए किसी आत्मा को भी जगा दे। ग्रेव मतलब होता है कब्र, ग्रेव मतलब कब्र। राइटर बताते हैं कि कब्र में दबे हुए, जमीन में दबे हुए आत्मा को भी जगा दे, ऐसा मीठा साउंड प्रोड्यूस करके मार्था हम बच्चों को स्टोरी सुनाया करती थी। बात समझ रहे हैं? And seemed half the meaning. Then after the writer wanted to say that the lovely head of Martha seemed half the meaning of the story. मतलब उसकी जो खूबसूरत हेड थी, इसमें खूबसूरत स्लेटी कलर के आए हुआ करते थे, उस चेहरे को देखकर राइटर बताते हैं कि मार्था जब स्टोरी सुनाती थी तो आधा से ज़्यादा स्टोरी उसका बॉडी लैंग्वेज सुना देता था, उसका चेहरा सुना देता था। बात समझ रहे हैं? अब देखिए आगे बात करते हैं। Seemed half the meaning of the word she said, मतलब उसकी जो लवली आंखें, लवली हेड हुआ करती थी, लवली हेड वो सारा का सारा आधा स्टोरी सुना देती थी। जो वो सुनाने वाली होती थी वो पहले ही सुना जाती थी। मतलब मार्था के बॉडी लैंग्वेज से ही बच्चे समझ जाते थे कि आगे क्या घटना होने वाली है। समझ रहे हैं? आगे चलिए। आगे जाने से पहले फिर से माय डियर कुछ क्वेश्चन आंसर आ गया है, उसको भी क्लियर करते चलूँ मैं। उस क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स है, आप देख पाएंगे। राइट थी फॉर ट्रू और फॉर फॉल्स द फ्लोइंग सेंटेंस यू कैन राइट मार्था टेल्स हर स्टोरी ओवर एंड ओवर अगेन। बिल्कुल ट्रू है, ओवर एंड ओवर अगेन बिल्कुल क्या है, ट्रू है। लिख सकते हैं आप बिना किसी हिचकिचाहट का। सॉरी यहाँ होगा, यहाँ ट्रू। If one watches her eyes, it seems story is told by her beautiful eyes. एकदम सही है, true false? True होगा, beautiful eyes. Her stories were turbulent. ये हो गया false. ये false. She would sit with the clasped hand round her neck. ये भी false, क्योंकि round her neck नहीं, around her legs था। ये false हो गया। फिफ्थ नंबर, मार्था would tell her story in the greenish brownish valley. ग्रेनी ब्राउनिश वैली एकदम सही है। जो आपने पढ़ा था वहाँ पे हेजल ग्रेन, सॉरी हेजल ग्रेन पढ़ा था आपने, और हेजल ग्रेन का मतलब भी यही होता है, ग्रेनिश ब्राउन वैली। बात समझ गए? ट्रू फॉल्स देख लिए, मतलब ये हो गया ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। आप ये देख चुके हैं। इसके आगे वाले लाइन में चलते हैं, क्या करना है। यहाँ पे फिर से कुछ क्वेश्चन आंसर आ गया है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज मार्था डू इन द हेजल ग्लेन? हेजल ग्लेन में मार्था क्या करती थी?
हेजल गेम में मार्था स्टोरी सुनाया करती थी, है ना। वंस वंस अपॉन अ टाइम इन द हेजल गेम, पहला पैराग्राफ में नजर मिलेगा आपको, समझ रहे हैं। यहाँ से चलते हैं सेकंड नंबर में लिखा है व्हाट इज द कलर ऑफ मार्थाज आई, मार्था की आंखों की कलर क्या थी, क्लियर ग्रे, क्लियर ग्रे, हिंदी में स्लेटी कलर। तीसरा नंबर हु आर स्टेयरिंग एज इज वी, द लिसनर बोल सकते हैं, चिल्ड्रन बोल सकते हैं, या वाल्टर डेला मेयर भी बोल सकते हैं। हाउ डू दे सिट टू लिसन टू मार्था स्टोरी, मार्था के स्टोरी को सुनने के लिए बच्चे कैसे बैठते थे, इनवोकेबल, बताया ना, इनवोकेबल ऐसे करते हैं। हाउ हाफ ऑफ द स्टोरी सेड, और बताया जाता है कि आधा स्टोरी कैसे बताया जाता था, बाय द लवली हेड ऑफ मार्था, क्लियर, वेरी गुड। अब फिर से अब यहाँ पे मार्था की स्टोरी शुरू होती है। यहाँ पे तो आपने मार्था की प्रशंसा सुनी राइटर के द्वारा, अब यहाँ से आपको नीचे में पोयम यहाँ पे बताया जा रहा है। वंस अपॉन अ टाइम लाइक अ ड्रीम, once upon a time like a dream you dream in the night, fairies and gnomes stole out in the leaf green light। इस स्टैंजा में बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि एक बार, किसी बार और किसी समय की बात है, किसी समय की बात है, एक स्वप्न के समान, जैसा हम या आप रात में स्वप्न देखते हैं, उसी स्वप्न के समान हम देखते हैं कुछ परियों को और कुछ ही नॉर्म्स को। नॉर्म्स बोले तो जिसको दूसरा वर्ड में ड्वार्फ कहते हैं, बौने वाले होते हैं, छोटे छोटे बौने वाले स्टोरी सुना होगा आपने, 5 बौने वाला है ना, 5 बौना वाला स्टोरी सुना होगा, उसी बौने को नॉर्म्स या एडोल्फ कहते हैं। बात समझ रहे हैं। अब ये राइटर कहते हैं कि एक समय की बात है कि वो जब रात में सपना देखते हैं तो किस तरह के सपने देखते हैं, परियों के बारे में देखते हैं और उस बौने के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं कि ये परियां और ये बौने कुछ चुराते हैं। क्या चुराते हैं, क्या चुराते हैं, तो बताया जा रहा है ग्रीन लीफ लाइट, जब ग्रीनरी टाइप का लाइट होती है, ग्रीनरी टाइप का लाइट कब होता है, इन द मॉर्निंग और इन द मॉर्निंग और इन द जनरली मोस्ट ऑफ टाइम्स, जिसको हम लोग भोर कहते हैं, भोर, 4 बजे या 5 बजे का जो टाइम होता है उसको, उस टाइम में ये फेरीज और ये बौने कुछ चुराने आते हैं। क्या चुराने आते हैं, हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड एज हर वॉइस रैन ऑन द हेजल एंड समर्स एंड मजो ऑल वेयर गॉन। इन द सेकंड स्टांजा द राइटर वाज टेलिंग अस दैट द ब्यूटी, जब मार्था की स्टोरी वो बच्चे सुना करते थे तो धीरे 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 मार्था की सुंदरता को भूल जाते थे। मार्था का चेहरा उनको याद नहीं रहता था, लेकिन उनकी आवाज़, मार्था की आवाज़ अभी भी उनके जेहन में दौड़ रहा है, उनके दिमाग में दौड़ रहा है। जब ये स्टोरी लिख रहे थे साहब, तो वाल्टर डेला मेयर ऑब्वियसली बहुत बड़े हो गए थे एज वाइज, तभी तो लिखे थे। और इस एज में वो बता रहे हैं कि उनका चेहरा, मार्था का चेहरा उन्हें याद नहीं है, हमारी याद से बहुत दूर जा चुका है, लेकिन उसकी वॉइस मुझे अभी भी याद है, याद है कि उस हेजल में, उस ग्रीन हेजल में कैसे उसकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती थी। इन द समर सन और बेंगॉल, मतलब ग्रीष्म ऋतु के मौसम में जब सन आकाश में चमकता है, गर्मी के मौसम में आकाश में सन चमकता है और धीरे धीरे वो अपनी दिशा में डूबते जाता है, वो डूब ही जाता है, लेकिन मार्था का आवाज़ वाल्टर डेला मेयर के दिमाग से नहीं डूबता है, ऐसा कहते हैं राइटर। आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ है ऑल फॉर डॉन एंड फॉरगेट like clouds in the height of the sky, our heart stood still in the hush of an age gone by। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सब कुछ भूल गया। राइटर साहब कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल गया। हमारे साथ जो बच्चे पढ़ा करते थे, जो सुना करते थे मार्था की स्टोरी को, वे सारे कुछ भुला दिया गया और भूल चुका हूँ। उस काले बादल के समान जो आकाश में ऊंचा उड़ता रहता है, उस काले बादल के समान जो आकाश में ऊंचा उड़ता रहता है, आज आकाश में दिख रहा है और
कल नहीं दिखेगा। बादल होता है ना, आज आकाश में दिख रहा है और कल नहीं दिखेगा। यही बात राइटर कह रहे हैं कि हमारे दिमाग में कल मार्था की चेहरा भी थी और आज हमारा चेहरा, सॉरी मार्था का चेहरा हमारे जहन में, हमारे दिमाग में नहीं है। एक क्लाउड के जैसे वो भी बाहर निकल गया है, मैं उसको भूल चुका हूँ। बट आवर हार्ट स्टूड स्टिल इन द हाउस ऑफ एन एज गॉन बाय। लेकिन वाल्टर डेलामेयर साहब कहते हैं कि उनका जो हृदय है, उनका जो दिल है, आज भी एक जमाना बीतने के बाद मार्था के स्टोरी को याद करता है। एज गॉन बाय मतलब एक दशक बीत गया होगा, बहुत साल बीत गया होगा, और उस बहुत सालों को बीत जाने के बाद भी वाल्टर डेलामेयर साहब को मार्था के द्वारा सुनाई गई स्टोरी और याद है, इवन उसकी सारी बॉडी लैंग्वेज भी याद है। बात समझ रहे हैं? ऐसे करके आपका स्टोरी यहाँ पे पोएम फिनिश होता है। कोई ऐसा कैरेक्टर हमारे जीवन में या आपके जीवन में आ जाता है कि उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके पहनावे, है ना, या फिर कोई ऐसे टीचर भी मिल जाते हैं जिसके पढ़ाने के तरीके याद रहता है, जीवन भर याद रहता है। आप छोटे क्लास में पढ़ते हैं और छोटे क्लास से बड़े हो जाते हैं, 50 साल के 60 साल के भी हो जाते हैं, तो ऐसे कोई टीचर आपके जीवन में भी होंगे या मेरे जीवन में हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। आप जब 50 साल के हो जाएंगे तब भी आपको उनकी याद आती रहेगी कि फलाने मैम हुआ करती थी या फलाने सर हुआ करते थे। ही और शी वॉज अ वेरी परफेक्ट टीचर दैट यूज्ड टू टीच अस बड़ी। और यही घटना ये वाल्टर डेलामेयर साहब याद कर रहे हैं। छोड़िए, अब इसके बाद है कुछ क्वेश्चन फिर से पोएम में आ गया है। इस क्वेश्चन आंसर को फिर से डील करते चलूँ। क्वेश्चन आंसर में फिल इन द ब्लैंक्स आया है B.2, देख पाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द पोएम। पोएम को पढ़ने के बाद आप जो ऑब्जर्व किए हैं उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको आंसर देना है। मतलब पोएम के लाइन है यहाँ पे, लाइक अ ड्रीम यू ड्रीम, ये तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं कि नहीं, पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स मैं बता ही देता हूँ, वो तो पढ़ ही लेंगे, ट्रू फॉल्स देखते हैं। फेरीज एंड ग्नोम्स स्टोल आउट मार्थाज ब्यूटी, यस ट्रू लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रू। फर्स्ट नंबर में लाइक अ ड्रीम हर ब्यूटी ग्रेजुअली फेडेड अवे, एकदम ट्रू लिखेंगे, ये भी ट्रू लिखेंगे। लिखिए देता हूँ, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे, यहाँ भी ट्रू लिखेंगे। जैसे स्वप्न धीरे धीरे भूल जाते हैं लोग, वैसे ही मार्था की ब्यूटी को भी आप धीरे धीरे भूल गए राइटर के अकॉर्डिंग, तो ट्रू हो गया ये भी। थर्ड नंबर, हर वॉइस वुड बी हर्ड until hazel and summer sun and other things faded away, yes ट्रू हो गया। क्लाउड इन द स्काई, क्लाउड्स इन द स्काई आर ऑन लोअर हाइट, लोअर हाइट नहीं, ये फॉल्स हो गया, फॉल्स। आवर हार्ट्स आर सॉफ्ट, ये भी फॉल्स हो गया। मार्थाज टेल हर स्टोरी टुडे, ये भी फॉल्स हो गया। हर स्टोरीज हैव ट्रैंक्विल इफेक्ट, यस ये हो गया ट्रू। आप देखिए सारा ट्रू फॉल्स भी देखिए, उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन आंसर। ग्लोसरीज है, कुछ लॉन्ग टाइप आंसर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, लॉन्ग टाइप भी बताते चलो। डिस्क्राइब मार्थाज फिजिकल फीचर, फिजिकल फीचर मतलब मार्थाज के शारीरिक फीचर क्या थे, शारीरिक गुण क्या थे, ये बताना है। तो माय डियर मैं बताते चलूँ, मार्था की जो शारीरिक फीचर थी वो बताता है राइटर वाल्टर डेलामेयर साहब बताते हैं कि जब मार्था स्टोरी सुनाने बैठती थी तो उसकी आंखें ही सारा स्टोरी सुनाया जाया करती थी, उसका पूरा चेहरा इतना खूबसूरत हुआ करता था, उसकी खूबसूरती ही उसके आधे स्टोरी को बता दिया करती थी। वैसे आंसर तो हमको लिखना ही पड़ता है, फिर भी सेकेंड नंबर, इन दिस पोएम लाइक अ ड्रीम, हाउ कैन यू से दैट। अब बताया जा रहा है कि ये जो पोएम है क्या यह एक सपने के समान है, इस बात को आप कैसे प्रूव करेंगे। ऑब्वियसली एक सपना है जो बहुत साल पहले मेरे साथ हो गया, एक्चुअली में हो गया है, और उसको हम 20 साल बाद याद कर रहे हैं, तो सपना ही तो है, इसको प्रूव करना पड़ेगा। हाउ कैन यू से दैट, हाउ डज दिस पोएम एंड, ये पोएम कैसे एंड करता है, कैसे एंड करता है बताइए।
नहीं मालूम। ये पोयम एंड करता है कि बहुत सारा साल बीत गया, बहुत सारा साल बीत गया मार्था के जीवन, सॉरी वाल्टर डेलामेयर साहब के जीवन का, लेकिन उस बहुत सारा साल बीतने के बाद भी उनको मार्था वाली फीलिंग अभी तक याद है। ऐसे ही करता है। लाइक लास्ट वन, डू यू थिंक दैट मार्था एंड द चिल्ड्रन एंजॉय द स्टोरी? क्या आपको लगता है मार्था और बच्चे स्टोरी को एंजॉय करते थे? और कैसे? क्योंकि मार्था के सुनाने का तरीका और बच्चों के सुनने के तरीके से ही हमें ऑब्जर्व होता है, हमें मालूम पड़ता है कि मार्था और बच्चे दोनों स्टोरी को कहने और सुनने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए लेसन फिनिश हो गया है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।